हेलो फ्रेंड्स। अपना पॉलिसी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे लॉजिस्टिक्स सेक्टर की। जैसा कि हमें पता है कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर पिछले लगभग 10 सालों में बहुत तेज़ी से इसका ग्रोथ हुआ है। ख़ास तौर पे ई कॉमर्स के आने के बाद जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो हमेशा डबल डिजिट में रहा है, 30% 40% तक रहा है। ख़ास तौर पे कोविड के दौरान इसकी ग्रोथ लगभग 40 से 50% के बीच रही लॉजिस्टिक्स सेक्टर की। लेकिन लॉजिस्टिक्स सेक्टर में अभी तक जो पॉलिसी अवेलेबल है उसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे खास कुछ नहीं किया गया है। लॉजिस्टिक्स सेक्टर में जो इम्पोर्टेंट एरियाज कवर होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन, फिर है वेयर हाउसिंग और फिर दूसरी चीज़ें हैं जो वैल्यू एडेड चीज़ें होती हैं वो। ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा रोल है लॉजिस्टिक्स सेक्टर में। हम आज उस पर बात नहीं करेंगे। आज हम जो दूसरा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो कि वेयर हाउसिंग है उस पर बात करेंगे। एक मेन रीज़न है इस पर बात करने का कि जितनी ई कॉमर्स कंपनी है उनके लिए वेयर हाउसिंग का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है और देर इज़ ऑलवेज प्रेशर एंड कंपटीशन अमंग जो ये ई कॉमर्स कंपनी है कि कैसे डिलीवरी टाइम कैसे डिक्रीज़ किया जाए। तो उसके लिए जो वेयर हाउसिंग अभी जो करंट सिस्टम है वो 3 लेवल पर है। एक तो मदर लेवल पे जो बड़ी जो वेयर हाउसिंग है जो बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं, दूसरा सिटी लेवल पर है और तीसरा जो है वो पिन कोड लेवल पर है। जो बड़े वेयर हाउसेज हैं वहाँ से वो सिटी में आता है, सिटी से फिर वो पिन कोड लेवल पर जाता है। अगर हम रिटेल सेक्टर की बात करें जो इसके मेन कारण है इस डिमांड बढ़ने का वेयर हाउसिंग का, तो हम देखते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से जो रिटेल सेक्टर है उसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी फास्ट रही है। 15-16% का इंक्रीज़ रहा है और इस कारण से इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। वैसे भी अगर हम देखें कि कंपेयर करें चाइना के साथ, तो वहाँ भी हम देखते हैं कि जो हमारा रिटेल का जो टोटल रिटेल सेक्टर में जो ई कॉमर्स का जो कंपोनेंट है वो कंपैरेटिवली चाइना के या यूके के बहुत कम है। चाइना में जहाँ पर ये परसेंटेज लगभग 16% के आसपास है, वही यूके में ये परसेंटेज लगभग 20% के आसपास है उनके टोटल रिटेल का ई कॉमर्स के द्वारा। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले टाइम में जो वेयर हाउसिंग है उसका डिमांड बहुत बढ़ने वाला है और उसकी इसीलिए ये कुछ बहुत सारी ज़रूरत है कि हम इसकी पॉलिसी वेयर हाउसिंग पॉलिसी की तरफ विशेष तौर पे ध्यान दें। जो मुख्य रीज़न है मेरा वेयर हाउसिंग पे ये करने का वो ये है कि जो कॉस्ट है हमारी वेयर हाउसिंग की जो जीडीपी के कंपैरिजन में वो बहुत ज़्यादा है। हमारी जो कॉस्ट है लगभग वेयर हाउसिंग की वो इस समय जीडीपी का लगभग 14% है, जबकि अगर हम वर्ल्ड की कॉस्ट देखें जीडीपी में वेयर हाउसिंग का जो परसेंटेज वो लगभग 8% के आसपास है। तो इसका मतलब ये है कि वेयर हाउसिंग में हम एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, वेयर हाउसिंग में हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ और चीज़ें देखें कि जैसे कि अगर हम देखें वेयर हाउसिंग की जो डिमांड है वो जैसे मैंने कहा कि पिछले 5 साल में 40% के आसपास बढ़ रही है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? इस समय जो टोटल वेयर हाउसिंग का एरिया है वो हमारे पास लगभग 31 मिलियन स्क्वायर मीटर्स के आसपास है, जो कि पर कैपिटा 0.02 स्क्वायर मीटर बैठता है, जो कि बहुत ही कम एरिया है। तो इसमें हमें तो इसके लिए क्या किया जाए? सबसे बड़ी बात है कि वेयर हाउसिंग में हम क्या करें। तो हमने जब दूसरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए तो उसमें हमने देखा था कि जो इनएफिशिएंसी है या जो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी है या एफिशिएंसी और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैसे कम किया जा सकता है।
तो एक तो ये है कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, जिससे कि हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम कर सकते हैं और बैटरी यूटिलाइजेशन अपने जो अवेलेबल कैपेसिटीज़ का उनका कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते थे कि जैसे कि एक क्लस्टर में जिसमें मैंने काम किया उसमें ये था कि लोग अपनी जो एक्सेस कैपेसिटी थी वो एक पोर्टल पे शेयर करते थे और ये कहते थे कि हमारे पास इस समय ये एक्सेस कैपेसिटी है, अगर किसी को अपना माल बनाना है तो वो हमारी मशीनों का यूज़ कर सकता है। इसी तरह से अगर हम वेयर हाउसिंग की प्रॉपर मैपिंग करें, एक पूरा डिजिटल मैपिंग करें और देखें कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी लोकेशंस पे कितने कितने वेयर हाउसेज हैं और कितनी कितनी उन वेयर हाउसेज की डिमांड है उन लोकेशंस के ऊपर, और हर वेयर हाउस में रियल टाइम अगर हमें ये पता हो कि वहाँ पे इतनी कैपेसिटी अवेलेबल है तो उससे जो दूसरे उससे उसकी वेयर हाउस की एफिशिएंसी हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी जो और इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें कि आपकी टेक्नोलॉजी है या दूसरी वैल्यू एडेड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कॉमन है, वो यूज़ किया जा सकता है। सिर्फ जो जिनको आवश्यकता है वेयर हाउसेस की वो इस वेयर हाउसेस का यूज़ करके अपना जो कॉस्ट है उसको भी कम कर सकते हैं, क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है वेयर हाउस आपने एक बार बना दिया तो बना दिया, अब उसमें कम ज़्यादा होता रहता है। तो उसका एक रियल टाइम अगर असेसमेंट हमें मिलता रहे तो उससे हम उसकी एक तरह से उसका यूटिलाइजेशन लेवल बढ़ा सकते हैं, जिसकी उसकी एफिशिएंसी में बढ़ोतरी होगी। दूसरा, इसमें हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैसे कम हो सकती है? जैसे कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो डाटा एनालिटिक्स से हम ये पता लगा सकते हैं कि मेरे किन किन प्रोडक्ट्स की किन किन लोकेशंस पर ज़्यादा डिमांड है, और उन लोकेशंस पर जो एक तरह से जो कंपनीज हैं, ई कॉमर्स कंपनी, वो रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक ऑर्डर दिया, अब वो ऑर्डर जो है मैंने दिल्ली से दिया और वो मेरा जो गुड्स हैं जो वो चेन्नई से आ रही हैं, तो ये किया जा सकता है कि अगर इस तरह के डाटा एनालिटिक्स से अगर वो लगे कि इनके इस तरह की इतनी परसेंटेज ऑर्डर दिल्ली से आते हैं, तो चेन्नई से जो वो आया है वो कंपनी चेन्नई में न रख के अपनी गुड्स एंड सर्विसेज दिल्ली में रख सकती है एक परसेंटेज के हिसाब से। तो इससे जो डिलीवरी टाइम होगा उसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इससे हमें एक तरह से जो स्टोरिंग है उसकी मात्रा बढ़ेगी, हमारी जो कैपेसिटी है वेयर हाउसेस की वो बढ़ेगी एकदम से, लॉजिस्टिक को बूस्ट मिलेगा और सप्लाई चेन भी बहुत इंप्रूव होगी और बहुत ज़्यादा प्रेशर ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर नहीं आएगा, क्योंकि वो उसमें एक बल्क में वो सब चीज़ें जो है वो रीलोकेट की जा सकती हैं, और साथ साथ इससे फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, क्योंकि जो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बल्क में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, और वो लाइक बाय एयर या इस तरह के करने के बजाय हम उसको दूसरे जो चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं उससे हमारी प्राइसिंग भी डिक्लाइन हो सकती है। तो मैं ये अर्ज करूँगा पॉलिसी मेकर से, अब तो हमारा एक लॉजिस्टिक अलग से सेक्शन बन गया है मिनिस्ट्री में, तो उस लॉजिस्टिक सेक्टर में जो ऑफिशियल इंचार्ज हैं अगर वो एक तरह से सारे जितने वेयर हाउसेज हैं जो हमारे मेजर प्लेयर्स हैं या माइनर प्लेयर हैं, इस समय जो लगभग 10% मेजर प्लेयर्स हैं और लगभग 90% जो हैं वो माइनर प्लेयर्स हैं जिनके नंबर लगभग 1000 के आसपास है, तो उनमें भी अगर हम शुरू करके बड़े प्लेयर से शुरू करके छोटे प्लेयर्स तक जाएं और एक तरह से रियल टाइम कैपेसिटी की एसेस कर पाएँ और उसे हम डिजिटाइज कर दें और एक तरह से एक डिजिटल मैप क्रिएट कर दें कि किस पर कितनी कैपेसिटी अवेलेबल है और किस किस तरह कि वो जो सामान जो है कैपेसिटी है और उसको अपने गुड्स को रीलोकेट किया जा सकता है, तो उससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इसमें शुरू में एक स्टडी की जा सकती है और अल्टीमेटली इससे जो एफिशिएंसी लेवल है इस सेक्टर का, वेयर हाउसिंग सेक्टर का, उसमें जो उसकी एफिशिएंसी और उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट दोनों ही काफ़ी हद तक कम हो सकती है। तो इस समय हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है जो कि बहुत हाई हम मानते हैं, जो लगभग अगर हम लॉजिस्टिक कॉस्ट देखें, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो 14% है जीडीपी का इन कंपैरिजन टू 8% जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, तो उसको कम करने का ये एक तरीका हो सकता है। और बहुत सारे तरीके हैं बट ये एक मेजर तरीका हो सकता है एफिशिएंसी बढ़ाने का, खासतौर पर जिस हिसाब से हमारे आने वाले दिनों में जो वेयर हाउसिंग की डिमांड बढ़ने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए। सो थैंक यू वेरी मच। आई लुक फॉरवर्ड फॉर अनदर पॉलिसी मैटर। थैंक यू।